नहर वाले पुल ते बुला के ते आप माही किथे रह गया। हमें तो यही बताया गया कि हिंदुस्तान के साथ हमने जंगें लड़नी है, जिसके लिए एक कौमी यकजहती होनी चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है। फिर थोड़े दिन पहले दो कौमी नजरिए की बात भी की गई, और फिर ये बताया गया कि वो हशर करेंगे कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान याद रखेगा। फिर हमारे कुछ शोला बयानों ने यह भी कहा कि पहले श्रीलंका में, अपना श्रीनगर में पहले झंडा लगाना है, और फिर जाकर हमने झंडा लगाना है लाल किले के ऊपर। और मतलब काफ़ी कुछ हुआ पिछले चंद दिनों के अंदर, आपने देखा है। लेकिन अब अल जजीरा ने एक ऐसी खबर दे दी है जो आपके सामने ना रखें तो फिर आपसे दुश्मनी होगी। अल जजीरा ने आज भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वैसे तो कहा जाता है कि तजारत नहीं हो रही, लेकिन दबा के तजारत हो रही है, और तजारत भी ऐसी हो रही है जो हिंदुस्तान के फायदे में है। अल जजीरा ने जो रिपोर्ट शाया की है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि कागजात के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत हो रही है उसका 99.2%, जी हाँ 99.2% उसका जो शेयर है वो इंडिया के पास है। मतलब ज़्यादा चीज़ें इंडिया में बेचता है 99.2% जो है, और सिर्फ 0.8%, 1% से भी नीचे, सिर्फ 0.8% जो है वो हमारा शेयर है। मीन हम इंडिया को बेचते हैं। $4 लाख की चीज़ें हम हिंदुस्तान को बेचते हैं, और कोई 4.5 पौने 500 मिलियन, जी हाँ 450 से लेके $500 मिलियन की चीज़ें जो हैं वो हिंदुस्तान हमें बेचता है। ये जो कागजात के ऊपर है। अब आगे सुनिए, आगे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अल जजीरा कहता है कि असल ये जो ट्रेड है ये $10 अरब के करीब है। ये दिखाया तो सारा कुछ 500 मिलियन का जा रहा है ना। ये जो सामने आ रहा है ये तकरीबन 450 से 500 मिलियन डॉलर का ट्रेड है जो सामने कागजों पर आ रहा है, जिसमें भी अगर उसको भी मान लें सिर्फ, तो वो भी 99.2% इंडिया के हक में है, और हमारे पास सिर्फ 0.8% है। लेकिन वो कह रहे हैं कि असल जो ट्रेड है वो $10 अरब का है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ हमें कौन सा डंटोनक बेचा जा रहा है, कौन सा मंजन बेचा जा रहा है, और असल में काम क्या हो रहा है। हमें ये बताया गया कि कोई तजारत नहीं हो रही, और अब अल जजीरा ये क्लेम कर रहा है कि तजारत हो रही है। अब इस पर ज़रूरी है कि जो लोग इंडिया से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करते हैं और सारी चीज़ें, वो आकर इस पोजीशन को वाजे करें। अल जजीरा को या रिफ्यूट करें या उनके ऊपर केस करें और बताएं कि ये अल जजीरा सच कह रहा है कि नहीं। ज़ाहिर अल जजीरा एक मोतबर चैनल है, उनको हम झूठा तो नहीं कहेंगे, उनको हम सच ही कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगली खबर ये है, हमने कल भी आपको थोड़ा सा इसका हिस्सा दिया था, ट्रेलर दिया था, कि आज सारा दिन, जी हाँ पूरा दिन, जितने भी पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनसे ये फरमाइश की गई है कि आप जंग का माहौल बनाएं। जी हाँ, ये मेरी 2 से 3 लोगों से बात हुई जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं। उन्होंने बताया कि पूरा दिन प्रेशर था चौधरी साहब की तरफ से कि ये खबर चलाएं, ये चलाएं, हमला होने वाला है, नहीं होने वाला, जंग होने वाली है। मीन जंग का माहौल बना दें, तड़थल्ली डाल दें, एक दफ़ा पब्लिक ज़रा जो है ना वो हिल जाए थोड़ी सी। तो माहौल जो है वो बन नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक ने अपने आप को थोड़ा सा पब्लिक एलिनेटेड फील करती है। मीन पब्लिक समझती है कि हमारे साथ जो किया है हमें इससे अब कोई लेना देना नहीं, जंग होगी तो इकट्ठे लड़ लेंगे। जाहिर है, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर जंग मुसल्लत होगी तो पाकिस्तान पूरे ने लड़ना है। पाकिस्तान की फौज हो, आम लोग हों, पाकिस्तान की पुलिस हो, कोई भी हो, मुल्क पर जब हमला हो गया तो फिर तो सबने इकट्ठे होकर ही लड़ना है ना। फिर आपस में की लड़ाइयाँ तो फिर साइड पर रह जाएंगी, फिर तो इकट्ठे होकर। लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं है कि जंग होना है, वो मान ही नहीं रहे। अच्छा, हालांकि हम भी तजज़िया आपके सामने रख रहे हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन जिनसे मेरी ग्राउंड पे बात हो रही है वो कह रहे हैं जी ऐसे ही गिल साहब आप भी हमें पागल बना रहे हैं, ये आप भी हमें मंजन लगा रहे हैं, चूना बेच रहे हैं, कोई जंग शंग नहीं होनी, ऐसे ही माहौल बनाया गया। आज जो मुझे टेलीविजन चैनल्स ने बताया है उन्होंने भी ऐसी ही बात बताई है। वो कहते हैं कि हम पर प्रेशर है कि आप जंग की खबरें चलाएं, इमरान खान से रिलेटेड कोई खबर नहीं चलानी, उसको ज़रा उतार दें मामले को, और ये जंग से रिलेटेड ज़रा काम उठा दें, थोड़ा सा माहौल बना दें। और उन्होंने कहा पहले हमें रोके रखा कि इस पर कुछ नहीं पब्लिश करना, अब 2 दिन से या 3 दिन से हम पर पूरा प्रेशर है कि आप जंग का माहौल बनाएं। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये, जरा एक ट्वीट देखिएगा, 1-2 ट्वीट आपके सामने टाउट्स के रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बड़ी मकबूलियत लिए फिरते थे आप लोग। मीन इमरान खान का कहते थे सिक्का बोलता है, इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। ये किधर गई मकबूलियत? एक जंग का झटका लगा है। लफ्ज़ मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, एक जंग का मतलब लफ्ज़ मैं अपने कह रहा हूँ लेकिन वो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। एक जंग का झटका लगा है तो आप देख लीजिए कि कोई इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा, कोई इमरान खान की कैद की बात नहीं कर रहा। सारी बातें जो हैं वो नैरेटिव ही, नेशनल डिस्कोर्स ही चेंज हो गया है, सारी बात ही जंग पर आ गई है। ये है असल मुद्दा जो आपके सामने है। अब ये जो टाउट्स हैं ये जनरल साहबान के कहे बगैर ट्वीट नहीं करते। अब मैं हक बजानब हूँ इनके कहने पर, इनके ट्वीट्स के बाद ये कहने पर कि इन्हें ये बात वहाँ से फीड हुई, या कम अज़ कम इन्होंने वहाँ से ये तासर कायम किया। क्योंकि इन्हीं टाउट्स ने हमारी जब हुकूमत थी तब भी एक ट्वीट किया था जो मैंने डिलीट करवाया था, और करवाया चौधरी निज़ामुद्दीन को कह के था, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने इनको एक खबर फीड की थी और इन्होंने ट्वीट किया था। तो मैंने चौधरी निज़ामुद्दीन को ये बताया था, उनका जो उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव थे,
कि मैं वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं अपना बयान वज़ीर आज़म की तरफ से जारी करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो फिर आपकी पोजीशन को निगेट करेगा। तो फिर अगले 2 घंटे के अंदर अंदर, वो घंटे डेढ़ के अंदर अंदर इन्हीं में से एक टाउट से वो ट्वीट जो है वो डिलीट करवाया गया। लेकिन अब जो माहौल है उसमें आपके सामने ये ट्वीट जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाती है कि असल कितने खुश हो रहे हैं। ये हैं वो लोग जो कभी भी जिनको कौमी यकजहती का पता ही नहीं क्या होती है। इस तरह लानी है आपने कौमी यकजहती कि अगर पूरी आवाम जो है उनमें से एक तादाद जो है, या एक मुतासर कुन तादाद ही चले आप कह लें, वो जंग के मामले को सीरियस ले रही है, आपकी हम आवाज़ हो रही है, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि ये देखें कबूलियत किधर गई और मकबूलियत किधर गई और फलानी चीज़ किधर गई, ये देखें डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया। बड़ा आपने तीर मारा है। ये काम तो हिंदुस्तान ने किया। लोग वतन की मोहब्बत में अगर उस पर बात कर रहे हैं, अब उसके भी ताने दे रहे हैं, अब उसकी भी बातें सुना रहे हैं। मतलब इस तरह के अगर आपके एडवाइज़र हैं, इस तरह के अगर आपके स्पोक्स पर्सन है, तो फिर आपको भी 21 तोपों की सलामी है, इनको भी 21 तोपों की सलामी है, जो आपको गंदा कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, मजीद गंदा कर रहे हैं आपको। और इनके इन ट्वीट से ये लगता है कि ये सब कुछ बना बनाया है, मतलब कि ये सब कुछ हकीकत नहीं है, ये सब कुछ आपने बनाया हुआ है। ये नज़र आ रहा है कि एक बयानिया पूरा बनाया है, जैसे आपको मैंने आज की खबर दी, जो मीडिया के अंदर सारा काम आज किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो है वो भी इसी से तकरीबन रिलेटेड है। वो ये है कि जो डंटोनिक साहब थे, पाकिस्तान के फॉर्म 47 के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने, आपको पता है कि परसों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर जंग छिड़ जानी है। ये तकरीबन अब उस बात को गुजरे हुए 45 घंटे हो गए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो 24 घंटे भी गुजर गए और 36 भी गुजर गए, तो जंग नहीं छिड़ी। अब वो मुसद्दका जो, और इस पर मजाक अलग बना पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा, हमने आपके सामने बरखा दत्त का एक ट्वीट रखा था जिन्होंने ये कहा था कि असल में वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके सामने अपना केस प्रेजेंट किया था पाकिस्तान ने कि हमारी जंग छुड़वा दो, हमें बचा लो, जंग ना लग जाए। तो उनको ये पुरानी प्ले बुक है, उन्होंने कहा था और उनके सामने अपना मुद्दा रखा था। अब जंग तो नहीं लगी, लेकिन 427 अरब रुपए, जी हाँ, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो फिगर आपके सामने रख रहे हैं कि 427 अरब रुपए इन्वेस्टर्स के जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए हैं, जो कि 2 बजे रात के खुश्क होंठ थे उनके साथ आके बेचारे डंटोनिक ने ऐलान किया। अंग्रेजी मुश्किल लिख के दी हुई थी, उसके चेहरे के तासरात ऐसे ही थे जैसे 2 चपेड़े मार के बिठाया हो। माजरत इन अल्फाज पर बहुत माजरत, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि जैसे तशद्दुद करके बिठाया हो, जैसे हमारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे या हमें तशद्दुद करके जब अदालतों में लाते थे, जो हमारी हालत होती बेचारा वैसे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि तशद्दुद करके जनाब बिठाया हुआ है और पढ़ा जा नहीं रहा था और टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर से नहीं पढ़ा जा रहा था। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई ज़ुबान बंदे को ना आती और उसको वो पढ़ने लगा दिया जाए। तो उसके बाद जाहिर है जब सुबह दुनिया उठी या 2 बजे रात को उन्होंने ये देखा कि जी पाकिस्तान की रियासत कह रही है कि 24 से 36 घंटे में जंग लग रही, तो स्टॉक एक्सचेंज टैंक हो गई, मतलब गई, वो नीचे लग गई बिल्कुल, और 427 अरब रुपए जो है वो नुकसान हो गया। और ब्लड बाथ ही आप उसे कहेंगे, 3545 3545 जो पॉइंट्स की कमी हुई और तबाही निकल गई स्टॉक एक्सचेंज की। अब इसका पता नहीं किससे हिसाब लेना है, ये बेवकूफ़ी किसकी थी रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की, और इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। और ये अब इसमें भी आप बड़ा कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताएंगे, वो आपको नहीं पता, ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो ये हो जाना था। ऐसी फजूल कहानियाँ जिनका कोई लेना देना नहीं हकीकत के साथ, और एक वॉर मॉन्गरिंग और एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। वजह वो ट्वीट ही है कि हमारा बयानिया चले, किसी सूरत भी इमरान खान का बयानिया ना चले। अगली खबर जब आपको दूंगा तो आपकी आंखें पूरी खुल जाएंगी। वो खबर यह है कि मशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह, उन्होंने अब यह फरमाया है कि अगर जंग बढ़ गई, ये गौर से सुनिए आपने खबर, उन्होंने कहा अगर तो यही हालात रहे जो मौजूदा हैं तो हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना। लफ्ज़ उनके आगे पीछे होंगे, लुब्बे लवाब उनका ये है। टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे और मेरे ख्याल में महर अब्बासी साहबा को इंटरव्यू दे रहे थे, दुनिया टीवी के ऊपर गालिबन ये प्रोग्राम था। और उन्होंने जब पूछा कि आप बड़े प्रोग्रेसिव हैं, पहले भी कहते हैं इमरान खान को बाहर ले आना चाहिए या शायद लाया जा सकता है, तो अभी आप क्या सोचते हैं, तो उनकी बात पे ज़रा गौर करें। उन्होंने कहा अगर तो माहौल जो इस वक्त है वो हुआ तो इमरान खान बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर माहौल हो गया ख़राब, जंग गई बढ़ और मामला कोई ज़्यादा जो पानी है वो कानों के ऊपर हो गया, मतलब कि जंग खतरनाक लग गई, माहौल ख़राब हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। ये उनकी बात का लुब्बे लबाब है, अल्फाज उनके असल में ये नहीं थे, वो आगे पीछे हैं, लुब्बे लबाब उनकी बात का ये। अब ज़रा इन लोगों की जहनी हालत देखें कि ये अपने मुंह से टेलीविजन पर मान रहे हैं कि अगर जंग इनके काबू में रही, मीन थोड़े हालात ख़राब हुए, तो ये इमरान खान को नहीं छोड़ने वाले, जो मैं आपको पहले दिन से कहता हूँ। इनके बस से निकल गई बात, मामला ज़्यादा दूर चले गए तो फिर शायद इमरान खान को छोड़ना पड़े, वरना ये इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान को इन्होंने जेल से निकालना है। ये लुब्बे लबाब है, उधर मकबूलियत को चैलेंज करके अपने आप को हीरो बना के पेश करना है, ये जो सारे टाउट हैं इन्होंने जो ट्वीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने ये करना है। तो चौधरी साहब के इमाम पर आप खुद ही सोच सकते हैं, जो राणा साहब ने बयान दिया या दूसरों ने। अगली खबर अमेरिका से है। ट्रंप अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र
माइक वॉल्स को उन्होंने फारिग करने का फैसला किया है। ये अभी मीडिया की खबर है, रिपोर्टेडली ये अभी CNBC के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर ये रिपोर्ट हुई है। मैंने पढ़ा इसको अभी थोड़ी देर पहले। वजह क्या बनी कि जब गालिबन यमन के ऊपर हमला कर रहे थे तो इन्होंने एक जो सिग्नल एक ऐप है, आपको पता है व्हाट्सएप की तरह की, उस पर एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर जो ट्रंप के बाद, जी हाँ, सदर ट्रंप के अलावा उनके जो मोस्ट सीनियर उनकी कैबिनेट के लोग हैं, मीन अमेरिका की हुकूमत के मोस्ट सीनियर लोग ट्रंप के अलावा, वो सारे उस ग्रुप में डाले गए, जिनमें जो डिफेंस सेक्रेटरी का मतलब डिफेंस मिनिस्टर, इसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब वजीर खारजा, इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, इसी तरीके से ट्रेजरी सेक्रेटरी, वजीर खजाना आप कह लें, इसी तरीके से CIA डायरेक्टर, आप उन्हें ISI के जो हैं वो रूए रवां कह लें, इसी तरीके से जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस वो तुलसी गैबर्ट, वो भी इसके अंदर थी। और ये काम खराब तब हुआ जब गलती से इन्होंने द अटलांटिक, एक जरीदा है यहाँ पर, अखबार है कह लें, उनके एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग को उसमें शामिल कर दिया। इनको नहीं पता था वो सहाफ़ी हैं, गलती से उन्हें इनवाइट भेज दिया और उन्होंने भी इस ग्रुप को शामिल कर हो गए। और फिर ये माइक वॉल्स भी थे उसमें, जाहिर है वही तो इसको अरेंज कर रहा था, उन्हीं का डिपार्टमेंट। और फिर क्या किया इन्होंने कि इन्होंने सारी डिस्कशन की कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे हमला करेंगे, मीन पूरी जो जंगी हिकमत अमली थी वो उस ग्रुप में शेयर कर रहे थे। और द अटलांटिक का जो एडिटर था वो उनको पढ़ रहा था। जाहिर है उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं की एज इट इज़, क्योंकि उनको अंदाजा था कि नेशनल सिक्योरिटी में ब्रीच होगी और हो सकता है उन पर फिर कोई केस भी हो जाता अमेरिका में। लेकिन जब ये हो गया ऑपरेशन तो फिर उन्होंने इनसे पूछा, भाई मुझे ये ग्रुप में क्यों डाला था? तो इनके हाथ पांव फूल गए कि आपको तो हमने नहीं डाला था, आप कैसे आ गए? और अब उस गलती की बिना पर जो एक पूरा माहौल बना, अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, जैसे अभी अभी हमने जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर लगाए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे आसिम मलिक जो DG ISI है, उन्हें कल रात को ही नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर लगाया। तो जो ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर माइक वॉल्स से, उनको अब फारिग किया जा रहा है, वो अपने ओहदे से हट रहे हैं। और वजह वही है कि उन्होंने इस तरीके से वो ग्रुप बनाया और उसमें से सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई कि अब वो इस ओहदे पर शायद ना रह सके। इसकी क्या रेमिफिकेशंस होंगी आने वाले दिनों में नजर आ जाएंगी, लेकिन बहरहाल होंगी जरूर, क्योंकि 100 दिन हुए हैं अभी ट्रंप को, बल्कि हो रहे हैं 100 दिन, और उनका मेजर एक शख्स जो है मेजर पोजीशन से उनको हटाना पड़ रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ख्वाजा आसिफ का बयान है। उन्होंने कहा कि मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी कर चुके हैं। वैसे अब आप कोई भी गुफ्तगू ना करें तो अच्छा है। जाहिद हुसैन साहब ने तो बहुत ही सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने तो कहा था कि इनका मुंह बंद को करवा दे तो अच्छा है। तो ख्वाजा साहब अभी भी कहते हैं कि मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करूंगा। भाईजान किन्नी की करनी है और गैर जिम्मेदार, आप काफ़ी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन इंडिया जितना बड़ा हमला करेगा हम उतना बड़ा जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, कुछ ममालिक भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमने फिर ये जो सारा JF-17 या हमने जो एटम बम बनाए हुए हैं, इनके हमने को पटाखे लेने दे के किसी को, या मेरा मतलब को मखाने लेने हमने कोई, और मेरा मतलब है कि कोई चीज़ हमने इनसे खरीदनी है, ये हमारे दिफा के लिए ना, हमारी माशाल्लाह इतनी तकड़ी फौज है। तो मुझे ये बताइए कि ये हमने अगर अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह से तो हमेशा दुआ करनी चाहिए, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि बस अल्लाह से ही दुआ करें, एन नहीं बचना लाहौर ला, जो वाली गल वो वाली बात आप कर रहे हैं, तो अगर अल्लाह से दुआ पर ही बात है तो फिर आपसे ये हमने स्टेटमेंटें क्यों दिलवानी है? फिर अल्लाह से अवाम दुआ कर लेगी। तो ये इनकी हालत है, इनको ये भी नहीं पता कि इनको लगता है ये इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की। ये इनको लगता है कि इन्होंने ये वाली बात, ख्वाजा साहब आप ये बात समझ लें, आप जब बोलेंगे माजरत के साथ चवल मारेंगे, आप ना बोलें तो बेहतर है। पहले आपने कहा कि हाँ हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं और हम दहशतगर्दों को पनाह भी दे रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। आपने कन्फेस किया, पूरी दुनिया में आपका कन्फेशन चला, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कन्फेशन किया। अब आप कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ जंग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है, दुनिया के कुछ ममालिक हिंदुस्तान को मना रहे हैं, दुआ करें कि वो मान जाए और जंग ना लगे। लम्बे ही पै जाओ फिर बिल्कुल ही, मतलब आप सिर्फ वहाँ पर असम्बली के अंदर खवातीन के साथ बदतमीजी करने के लिए हैं, बाकी उधर हिंदुस्तान तो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि जहाज़ पकड़ें और मोदी साहब के पास जाएं, ख्वाजा साहब, और जाके उनके पाँव को हाथ लगा के आप माफ़ी मांग लें। मतलब हद है यार, आपको ये स्टेटमेंट क्यों देनी चाहिए कि अल्लाह करे कैसा हो जाए? कम अज़ कम अपने पाँव पे तो खड़े हो ना। अगर जंग मसलत होगी तो कौम लड़ेगी, फिर क्या हो सकता है? अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, अब इंडिया ने भी पाकिस्तानी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो बंद कर दी है। अब इसका हमें इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें जो ज़्यादा जहाज़ आते हैं वो तो इसी तरफ से आते हैं, मिडल ईस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से, टर्की की तरफ से। हाँ, 2-4 एयरलाइनें होंगी जिनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं। शायद लाहौर में जो आके उतरती हैं और इस्लामाबाद में उनको फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई जापान की साइड से या थाईलैंड की एयर या मलेशिया की एयर, वो वाली उनको थोड़ा रौला पड़ेगा। लेकिन अगर कराची जो आती हैं उनको तो कोई मसला नहीं पड़ेगा, तो समंदर के ऊपर से आ जाएंगी। और हमारा ये वाली जो साइड है ऊपर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये वाला जो एरिया, ऑस्ट्रेलिया कह लें, इधर से अगर कुछ चंद फ्लाइटें जो आती हैं उसका हमें मसला पड़ेगा। बाकी हमारी जो गल्फ से आती हैं, यूरोप से आती हैं, वो तो हमें मसला नहीं। इंडिया को ज़्यादा मसला है जब फ्लाइट्स बंद की जाती हैं। अच्छा जी, एक ज़ारा गिल एक सिंगर हैं,
चढ़दे पंजाब से मीन हिंदुस्तानी पंजाब से उन्होंने गाना गाया था कि असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भुल के भी पाकिस्तान नूं, और उस गाने में कि गलती से भी हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, उस गाने में वो इमरान खान से अपनी अकीदत बताती हैं और बताती हैं वजह कि उन्होंने क्योंकि करतारपुर का जो रास्ता खोला था और सिख बरादरी को उन्होंने जो एक वार्म वेलकम वहाँ किया था और उनका दरीना मुतालबा पूरा किया था, उसका वो जो एक ग्रेटिट्यूड वो पेश कर रही हैं एक सिख होने के नाते। तो उनका वो गाना था कि हम गलती से भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने इतना बड़ा काम कर रखा। अब मोदी सरकार ने उनके इस गाने को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है कि आप क्यों मुर्दाबाद नहीं कह सकते। अच्छा, ये मुर्दाबाद का भी ना एक दफ़ा मतीउल्लाह जान साहब भी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रहा था तो बार बार मेरे सामने माइक करके कह रहे थे कि आप कहें अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। तो मैं उन्हें कह रहा था कि कोई पॉलिसी बताएं अमेरिका की जो गलत है, मैं उसको मुर्दाबाद कह देता हूँ, अमेरिका को नहीं कहूँगा। अच्छा, उनको उधर हमारे जज्बाती लोग हैं फ़ौरन कहते हैं देखें जी मुर्दाबाद नहीं कह रहे अमेरिका को। ये हम नहीं सोचते। आप में से कितनों को पता है मुर्दाबाद का क्या मतलब है? हम तो बचपन से ऐसे ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगे रहते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम अपने जो काउंसलर का इलेक्शन हो रहा होता है उधर भी मुर्दाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद की इंग्लिश में ट्रांसलेशन है डेथ टू। आप अगर किसी को भी कहेंगे तो आप यही कहेंगे, फॉर एग्जांपल XYZ किसी भी बंदे को कहते हैं, आप रमज़ान को कहते हैं रमज़ान मुर्दाबाद, या शाहिद मुर्दाबाद, या जैक्सन मुर्दाबाद, तो उसका मतलब है डेथ टू जैक्सन, डेथ टू शाहिद, जो भी बंदा है। या अगर आप अमेरिका को कहते हैं, आप किसी भी हिंदुस्तान को कहते हैं, किसी भी मुल्क को कहते हैं, तो ये ज़रा इसकी ट्रांसलेशन देखें। अब उस मुल्क में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हम यहाँ पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं, हमारी सारी एक यहाँ पर लोगों के साथ एक, फिर हमारे अपने पाकिस्तानी कितने रहते हैं। तो कैसे कोई मतलब कोई जाहिल और बेवकूफ़ी होगा जो किसी पूरी उस मुल्क की जितने भी रहने वाले हैं उन सबको मौत की जो है वो दावत देगा। लेकिन हम क्योंकि सेंसिटिव ही नहीं है ऐसी बातों पर, कुछ भी कहते रहते हैं। तो अब वो अगर कह रही है खातून कि हम मुर्दाबाद नहीं कह सकते, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें कौन सी बुरी बात है कि अगर वो ये कह रही है, जो मोदी ने उसको ब्लॉक कर दिया बेचारी को। तो शर्मनाक हरकतें हो रही हैं, हर तरफ हो रही हैं। अच्छा जी, आगे आपके सामने ये रखना है कि ये एक वीडियो जो है ये सरफेस हो रही है। अब हमें नहीं पता ये वीडियो अब की है या पुरानी है, लग मुझे पुरानी रही है, लेकिन वीडियो सरफेस अभी हुई। मैं दोबारा ये रिकॉर्ड पे रख दूं क्योंकि बाद में कहा जाएगा कि गिल साहब ने झूठ फैलाया। मुझे लग ये रहा है कि ये पुरानी है वीडियो। मेरा जो तज्जिया वो यही है कि ये पुरानी है, लेकिन रेलेवेंट है। अगर पुरानी भी है तो ये रेलेवेंट है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये ताज़ा वीडियो के तौर पर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये नवाज शरीफ ने अब आप लोगों के प्रेशर के बाद वो खुदा खुदा करके बोले हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हो रहा है। मेरा तो नहीं ख्याल वो बोले हैं, मुझे लग रहा है पुरानी वीडियो है। लेकिन ज़रा एक नज़र ये वीडियो सुन लीजिए 1 मिनट, फिर इस पर मैं तज्जिया देता हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने ज़हन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात कर दी। सुन लिया आपने। अब वो कह ये रहे हैं कि मिट्टी पाव वाला काम नहीं है। तो अगर ये नई वीडियो है, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो फिर यहां पर तो कौमी यकजहती की तय लगा दी है नवाज शरीफ साहब ने, या अगर पुरानी भी है तो उसमें भी कौमी यकजहती की तय लगा दी। वो ये कह रहे हैं कि ये अगर मगर से काम नहीं चलना, मिट्टी पाव पॉलिसी नहीं है। ये तो जिम्मेदारी इस दफा लेनी पड़नी है जिसने कसूर किया। मीन ये हमारे इधर वालों को कह रहे हैं वो, जैसे उन्होंने अजमल कसाब के वक्त कहा था ना कि दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है, वो वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर मगर और मिट्टी पाव से नहीं, अपनी मंजी थले डांग फेरनी पड़नी है। आपने जो गलत काम किए उसका आपको जवाब देना पड़ना है। तो वो पाकिस्तान की फौज को ही अक्यूज़ कर रहे हैं। अब हमें तो कोई, हम तो न्यूट्रल हैं जी, आप जाने और नवाज शरीफ जाने, आप ही सर पे बैठा के लाए। तो ये जो आपके लिए लड़ने मरने को लोग तैयार होते थे वो अब इनडिफरेंट है। वो अब साइड पर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। तो नवाज शरीफ लगता है आपको पड़ गया है, और इन्होंने पढ़ना ही पढ़ना था। आपको अभी नहीं पढ़े तो 10 दिन बाद पढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो भी आपने देख ली। चलने से पहले मैंने आपको याद करवाना है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भेजनी होती हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर भी रख दें। और कल भी मैंने बताया था कि चौधरी साहब को नहीं पता चलेगा कि आपने ज्वाइन किया हुआ है इस व्हाट्सएप ग्रुप को, मुझे भी नहीं पता चलेगा। ये व्हाट्सएप इसका डाटा अपने पास रखता है और अमेरिका में रखता है, ये चौधरी साहब की एक्सेस में बिल्कुल नहीं है।